मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत। आज के सत्र में आज है दिनांक 6 फरवरी 2023 और आज के सत्र में प्रतिदिन की भांति हम पुनः हिंदू एनालिसिस के साथ उपस्थित हैं। सबसे फ्रंट पेज पर आपको दिख रहा होगा कि यूएस शूट्स डाउन बलून बीजिंग वॉर्न्स ऑफ रिस्पॉन्स। अब अमेरिका ने क्या क्या है, बलून को गिरा दिया है, मार गिराया है, जो कि इसके आसमान में था। ठीक है, आप सभी को पता होगा, ये न्यूज में था। तो ये चीन का बलून था। ठीक है, तो अमेरिका ने कहा कि ये निगरानी कर रहा था, हमारी निगरानी कर रहा था। लेकिन अमेरिका ने जब इसके ये ठीक ऊपर था तब नहीं गिराया, जब ये थोड़ा साइड हुआ, आई मीन समुद्र के तट के आसपास गया। ठीक है, अटलांटिक तट के पास इसको गिरा दिया है। दक्षिण कैरोलिना का जो अटलांटिक तट है वहाँ अमेरिकी फाइटर जेट ने इसे मिसाइल के जरिए गिरा दिया है। ठीक है, और उसके बाद फिर इसे कनाडा से भी हेल्प मिली थी। कनाडा से इसने जानकारी प्राप्त की है ना, पूरा सहयोग मिला था अमेरिका को कि मतलब कैसे इसको कैसे गिराया जाए। और दूसरी बात कि जो ये मैं बता दूं आपको, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने 28 जनवरी को बयान जारी किया था कि चीन का जो बलून देखा है हमने आसमान में। ठीक है, LUTL जो द्वीप है ना अमेरिका के हवाई क्षेत्र का, वहाँ पे आसमान में चीन का बलून देखा था। और ये अमेरिकी संप्रभुता का उल्लंघन है। किसी देश में किसी देश का बलून जाए, ये उल्लंघन है। ठीक है, और इसे 58,000 की फीट की ऊंचाई पर निशाना लगाया गया इस पर। ठीक है, चीन की प्रतिक्रिया भी रही। चीन ने प्रतिक्रिया जताई कि ये असैन्य इस्तेमाल इसका हो रहा था, ये मानव रहित बलून था, है ना, इसका कोई हम सैन्य इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, ये मौसम का अनुमान लगाने वाला बलून था। लेकिन चीन ने कहा कि ये स्पाई एयरक्राफ्ट था, मतलब ये निगरानी करने वाला, जासूसी करने वाला हवाई वाहन था। ठीक है, मानव रहित हवाई वाहन जो जासूसी करने के उद्देश्य से अमेरिका पर चीन ने छोड़ा था। तो दोनों के अपने अपने दावे, और अभी निष्कर्ष यह है कि अमेरिका ने इसे गिरा दिया है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने, ये थोड़ा IR का दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप इसे समझ सकते हैं। अब संपादकीय पर चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं संपादकीय में हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, तो ये कंप्लीट है। अब संपादकीय की ओर प्रस्थान किया जाए। फर्स्ट टॉपिक संपादकीय में, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पॉलिटी GS पेपर 2 का टॉपिक है, एक त्रिपुरा वाला है, और दूसरा है इंडिया जस्ट एनर्जी। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ना, मतलब GS पेपर का है, ये GS पेपर का टॉपिक है। ठीक है, GS पेपर का टॉपिक है ये, इंडिया जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन इज मोर देन अ कोल स्टोरी। ये आप इसको ना 3 में है ना रख सकते हो, आप इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में आप रख सकते हो इसे। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का पेपर है ये, आप GS पेपर 3 में इसे आप रख लो। ठीक, और उसके बाद फिर आप इसमें देखो, जैसे मैं हल्का आपको ब्रीफ कर दूं, इंडिया जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन मोर देन अ कोल स्टोरी। अब देखो, कोल आप जो जानते हो, कोयला, भारत का जो एनर्जी ट्रांजिशन है, देखो मैंने आपसे पहले कहा कि जो भारत ने जो ग्लोबल जो ये है वार्मिंग है या फिर क्लाइमेट चेंज है, इससे निपटने के लिए जो भारत ने लक्ष्य रखा है, नवीकरणीय ऊर्जा की ओर जो स्थानांतरण का, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, आपका जल विद्युत उत्पादन हो गया, इस सब की ओर जो भारत ने कदम बढ़ाए हैं, तो उसकी जो और जो जर्नी है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा होगी, है ना। थोड़ा समझ लेते हैं क्या है, हल्का ब्रीफ, उसके बाद हर एक टॉपिक। देखो हर एक टॉपिक को देखना तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन आई वांट टू एंश्योर हियर कि मैं आपको सुनिश्चित करूंगा यहाँ कि कम से कम 2 टॉपिक जो है ना वो आपको मैं वर्ड बाय वर्ड बताऊँ। अब बाकी चारों टॉपिक बताऊँगा, है ना। ब्रीफ तो चारों टॉपिक करने हैं, बताने हैं आपको, लेकिन 2 टॉपिक बिल्कुल शब्द बाय शब्द, है ना, आपको बताऊंगा, ताकि आपकी जो इंग्लिश है वो काफ़ी अच्छी हो सके और आप उस पर अच्छा कमांड हासिल कर सकें। अब बीच बीच में मैं वर्ड भी बताता रहूँगा, उससे क्या होगा, आपकी वर्ड पावर भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो नो डाउट आप सत्र में बने रहिए और अपनी जर्नी को बिल्कुल, जब तक मेरी जर्नी चलती रहे इस सेशन में, आप बिल्कुल बने रहें, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो ज्ञान का लेवल है, तो वो मजबूत हो। क्योंकि देखो, बिना मेहनत के, बिना श्रम के, बिना त्याग के सफलता नहीं मिलती। आपको थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। तो समय दें और इसे समझने का प्रयास करें। तो आप इसे देखिए कि भारत को जो G20 की प्रेसिडेंसी मिली है, अध्यक्षता मिली है, ये अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए, क्या करने के लिए, डील करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल जो कॉपरेशन है ना, भारत पे जो उसको वो कर रहा है, शेप करना है भारत को, तो भारत उस पर ध्यान दे, आकार देना है। तो इम्फेसिस बाय डेवलप्ड कंट्रीज ऑन कोल फेज डाउन। देखो इम्फेसिस जो है, जोर जो है ना डेवलप्ड कंट्रीज का कोल फेज डाउन, ना कोयले को हटाने पर, है ना, विकसित देश ध्यान दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई कोयले का यूज हटाओ, आप चरणबद्ध तरीके से हटाओ, अभी तुरंत मत हटा दो, लेकिन चरणबद्ध, स्टेप बाय स्टेप। ठीक,
विदाउट एडिक्वेट अटेंशन टू कंट्री कंटेक्स्ट। अब देखो बिना ध्यान दिए हुए कंट्री के कंटेक्स्ट पर डिसरिगार्ड्स द क्रूशियल डिफरेंस इन एनर्जी ट्रांजिशन बिटवीन इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमी। अब देखो जब तक आप इसकी हेल्प नहीं करोगे, डेवलपिंग कंट्रीज की, विकासशील देशों की हेल्प नहीं करोगे, तब तक आप इमीडिएट कैसे कर सकते हैं, उतना जल्दी पॉसिबल तो हो नहीं सकता है ना। एम्फेसिस बाय डेवलप्ड कंट्रीज ऑन कोल फेज डाउन विदाउट एडुकेटेड अटेंशन। आप समझ गए। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, देखो पार्टनरशिप है JETP, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप इज इमर्जिंग एज द की मैकेनिज्म फॉर मल्टीलैटरल फाइनेंसिंग बाय डेवलप्ड कंट्रीज, है ना, इन सपोर्ट, ठीक है, टू एनर्जी ट्रांजिशन इन डेवलप्ड कंट्रीज, है ना, वही है। अब एनर्जी ट्रांजिशन जो है यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है, जैसे कि भारत है, पाकिस्तान है, जो सभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उस समय जो एनर्जी ट्रांजिशन को बल देने के लिए, मजबूती देने के लिए, फाइनेंसिंग की बात आती है, समाधान के लिए, है ना, तो JETP है वो इमर्जिंग मतलब उभर रहा है एक की मैकेनिज्म के तौर पर। तो हम इसे, आप इसे पढ़ेंगे, है ना, समझेंगे। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का है। दूसरा GS2 का बताया था त्रिपुरा का है। त्रिपुरा में ना आपको पता होगा कि अगले मतलब महीने में इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है, तो उसको लेकर के है। और उसके बाद फिर एक तीसरा टॉपिक आपका है ये इकोनॉमी का। आप देखो टैक्स का, टैक्स से संबंधित है। आपको पता है ना, टैक्स में कुछ छूट दी गई है मध्य वर्ग के लिए, 5 से 7 कर दिया गया है सीमा को नए टैक्स रिजिम वालों के लिए, है ना, छूट के दायरे को 5 लाख से 7 लाख कर दिया गया है। उसके बारे में है एंड फाइंडिंग स्क्रीन स्पेस फॉर दलित बहुजन सिनेमा। दलित बहुजन सिनेमा के बारे में है कि मतलब इसके लिए स्क्रीन पे ले जो बात है, ठीक है। जैसे कि आप लॉन्ग हिस्ट्री में देखो, हिंदी सिनेमा ने ना मतलब अवॉइड किया है, हिंदी सिनेमा हैज क्लियरली अवॉइडेड रिफ्लेक्टिंग ऑन इशूज ऑफ कास्ट बेस्ड वायलेंस। कास्ट बेस्ड वायलेंस जो है, जाति आधारित हिंसा जो है, सामाजिक भेदभाव जो है, और जो इमर्जिंग दलित एस्पिरेशंस हैं, उभरती जो दलित आकांक्षाएं हैं, उस पर ध्यान देने से परहेज किया है ना, अपने सिनेमा ने, है ना, हिंदी सिनेमा ने। तो लोकप्रिय जो सिनेमा है शायद ही इसके बारे में चर्चा करते हैं, दिखाते हैं। तो उसी कारण में चर्चा की गई है कि जो 2022 में ना जो बड़े बजट की जो फिल्में थी, है ना, चाहे आप इसकी सर्कस की बात करो, लाल सिंह चड्ढा की बात करो, धाकड़ की बात करो, सम्राट पृथ्वीराज की बात करो, है ना, वो सब बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई। अभी एक नई फिल्म आई है पठान, उससे थोड़ी सी ताकत मिली है बॉक्स ऑफिस को कि हाँ फिल्में अब चल रही हैं, हाँ ये फिल्म चली है। तो थोड़ा लेकिन बॉलीवुड का था अभी कोरोना के बाद मंदी की, इसमें मंदी ही थी। तो उसके बाद उसी के बारे में यहाँ पर है कि यहाँ पे ये फिल्में आई, चल नहीं पाई, ठीक है। उसके बाद फिर जो आगे है, ठीक है कि हाँ, तो इस सिनेमा जो है वो मसाला वाली जो नासमझ फिल्में हैं, है ना, उसे खारिज किया कर रहे हैं, और नएपन और कलात्मकता की जो क्षमता वाली फिल्में हैं उसकी तलाश कर रहे हैं। कौन? दर्शक, है ना। फिल्में चलती हैं तो दर्शक पर चलती हैं, नो कि खर्चे पर। अगर आप दर्शकों के हिसाब से फिल्म बनाते हैं, ठीक है, तो वही डिसाइड करते हैं कि कौन सी फिल्म चलेगी। तो जी फिल्म जैसी मतलब अगर अपेक्षाकृत उनके लिए अच्छी होती है तो दैट विल बी गुड फॉर देम, है ना, वो अच्छे से चलती है, उनके लिए अच्छी होती है। अगर नहीं होती है तो फिर समस्या आती है। तो उसी के बारे में यहाँ पर है, ठीक है, कि दलित जो बहुजन सिनेमा है उसके बारे में चर्चा है कि उसको जो उतना मतलब मौका नहीं मिला है, उसको उतना दर्शाया नहीं गया है, उसके बारे में लेखक ने यहाँ पर चर्चा की है। तो खैर UPSC के दृष्टिकोण से आप इसको मतलब हाँ एक जानकारी के दृष्टिकोण से आप पढ़ सकते हैं अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए, लेकिन कोई उसमें विशेष कंटेंट नहीं है, ठीक है। तो चलिए अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। अगले टॉपिक, अब जो टॉपिक हमारे 4 टॉपिक है मैंने बता दिया आपको। अब पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। त्रिपुरा में जो मतलब क्या है, ट्रायंगुलर क्या होता है? त्रिकोणीय मुकाबला, ठीक है। त्रिपुरा में त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति आ गई। त्रिकोणीय मुकाबला कब होता है? जब 3 पार्टियां आ जाती हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो क्या है कि त्रिपुरा की जो राजनीति है ना, उसमें जो एक पार्टी है, क्या उसका नाम है? टिपड़ा मोथा। क्या नाम है? टिपड़ा मोथा। स्क्रीन पे दिख रहा होगा, टिपड़ा मोथा। इसको तुरुप का इक्का समझा जा रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय पार्टियां एक साथ की लड़ाई कर रहे हैं कि भाई मैं इसको साथ रखूंगा तो मैं इसको साथ रखूंगा। तो टिपड़ा मोथा जो है ना, तो उसने भी अपने शर्तें रख दी हैं कि वो जो किसी पार्टी का जो है ना सपोर्ट करेगी तो मांगे अपनी रखेगी और उस पार्टी को मांगे स्वीकार करनी होगी। तो ये ग्रेटर टिपड़ा की मांग करी है। कौन? टिपड़ा मोथा, ठीक है। इफ इट वॉज द रैपिड राइज ऑफ भारतीय जनता पार्टी दैट चेंज द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ त्रिपुरा इन 18। देखो 2018 में क्या हुआ था? भारतीय जनता पार्टी का रैपिड राइज हुआ था। रैपिड क्या होता है? तीव्र वृद्धि हुआ था, काफ़ी तीव्र विकास हुआ था, जिससे क्या होता? पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज हुआ था त्रिपुरा में। 2018 की बात है। द बज नाउ, अब देखो अभी की जो स्थिति है ना,
5 years लेटर, 5 साल बाद, अराउंड द त्रिपुरा इंडिजीनियस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस, तो त्रिपुरा मोथा, त्रिपुरा का ना फुल फॉर्म है ये, ठीक है। अब क्या है, अब चर्चा इस पर है, इस पार्टी को लेकर है, त्रिपुरा मोथा को लेकर के है, ठीक है। देखो क्या है ये रीजनल पार्टी है, ठीक है, फ्लोटेड बाय द फॉर्मर लॉयल्टी, है ना, प्रद्योत विक्रम माणिक्य देव वर्मा, ये इसके नेता हैं, ठीक है, मतलब इसके इनके नेतृत्व में चल रही है पार्टी है, ठीक है। आफ्टर लिविंग द, चलो, आफ्टर लिविंग द कांग्रेस, उन्होंने कांग्रेस छोड़ा, ठीक है, और अपनी पार्टी बनाई। तो ये पार्टी के जो मतलब आई मीन वो हैं अध्यक्ष हैं, वो देव वर्मा है, ठीक है। एज इट हैपेंस, अब देखो, जस्ट वाइल आर्काइवल्स द लेफ्ट फ्रंट लेड बाय द CPIM, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट फ्रंट जानते हो ना, वाम मोर्चा, लेफ्ट फ्रंट क्या है, लेफ्ट फ्रंट क्या है, वाम मोर्चा, वाम मोर्चा से संबंध, तो अरे एक लेफ्ट पार्टी है ना, जैसे जो CPI है, CPIM है, तो ये क्या है, वाम मोर्चे की पार्टियां हैं, ठीक है। तो आप इसे ऐसे समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा यहाँ पर कि जो अर्स्टवाइल आर्क राइवल्स हैं, जो मतलब कड़े प्रतिद्वंदी हैं, पूर्ववर्ती जो प्रतिद्वंदी हैं, ठीक है, लेफ्ट फ्रंट लेड बाय CPIM लेफ्ट फ्रंट को लीड कर रहा है, वाम मोर्चा, और जो कांग्रेस है वो ना अलायंस में है, गठबंधन में है, ठीक है। और वो कहते हैं कि एसेंशियल है, जरूरी भी है, दोनों का गठबंधन हो गया है, ठीक है, इस CPIM का और कांग्रेस का। और इन दोनों पार्टियों का कहना है कि ये जो गठबंधन है ना, जरूरी है। क्यों जरूरी है, तो टू काउंटर द राइजिंग टाइड ऑफ सैफरन इन द स्टेट, कि देश में जो राज्य में, उस राज्य में त्रिपुरा में जो सैफरन मतलब भगवे रंग की जो बीजेपी की जो मतलब लहर है, उसको रोकने के लिए इन दोनों पार्टियों का साथ आना जरूरी है, ये दो पार्टियां कह रही हैं, ठीक है। विच गोज टू पोल्स ऑन Feb 16, अब देखो Feb 16 को पोल्स हो रहा है ना, मतलब मतदान है। द BJP डिड नॉट मैच द हाई एक्सपेक्टेशंस, बीजेपी नो हाई एक्सपेक्टेशन इसकी नहीं है, दैट अकम्पनीड इट्स स्विफ्ट राइज इन 18 एंड लास्ट ईयर रिप्लेस्ड विप्लव कुमार देव, इसने ना विप्लव कुमार देव को लास्ट ईयर रिप्लेस कर दिया था, मनीष शाह आए थे, एंड एज चीफ मिनिस्टर टू री-एमिनेट इटसेल्फ इन इट्स 2018 विन, बीजेपी ने 25 साल का ना लेफ्ट का शासन खत्म कर दिया था। बीजेपी हैड एंडेड 25 ईयर्स ऑफ लेफ्ट फ्रंट रूल बाय बैगिंग 36 सीट्स, क्योंकि बीजेपी को 36 सीट्स आ गई थी इन 60 मेंबर हाउस, 60 सदस्य वाली हाउस में, सदन में बीजेपी को 36 सीटें प्राप्त हुई, और उसने लेफ्ट का शासन एंड कर दिया, खत्म कर दिया, जो 25 साल का था। इट इज सीकिंग री इलेक्शन, नॉट सो मच बेस्ड ऑन इट्स, यहाँ देखो आप, हाँ, ट्रैक रिकॉर्ड मिनिस्टर बट बाय हाईलाइटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इमेज। अब देखो यहाँ पे क्या है, बीजेपी क्या कर रही है कि मुझे फिर से मैं सत्ता, बीजेपी का सत्ता में आने का हर एक पार्टी का एजेंडा होता है ना, कि मैं ये करूँगा तो मैं वो करूँगा, तो बीजेपी का है कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना, उनकी इमेज जो है, सेंट्रल योजनाएं जो हैं, केंद्रीय योजनाएं जो हैं, इंडियाज हैंडलिंग ऑफ कोविड-19, भारत ने जो कोविड-19 को हैंडल किया है, मजबूती से निपटा है उस बीमारी से, महामारी से, भारत का जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्लाउड है ना, इसकी जो G20 लीडरशिप है, G20 नेतृत्व जो भारत का है, और जो केंद्रीय बजट है, इस सब को लेकर ये मैदान में उतरी है कि हम इसके आधार पर जीतेंगे, है ना, जनता के पीछे जा रही है कौन, बीजेपी, है ना। द लेफ्ट कांग्रेस अलायंस जो है, अब मोथा जो है वो इशूज किसका उठा रहे हैं, करप्शन का, हैव बीन रेजिंग इशूज ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रहे हैं, मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, गवर्नमेंट जो मशीनरी है, ठीक है, आई मीन सरकारी जो मशीनरी है उसके दुरुपयोग का मामला उठा रहे हैं, रेन ऑफ फियर, डर का, है ना, भय का मुद्दा जो है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो है सबसे बड़ी समस्या है ना, टू टारगेट द बीजेपी, विपक्ष जो है ये इन मुद्दों को उठा रहा है ना। उसके बाद क्या है कि बाय वार्निंग पीपल अगेंस्ट पार्टीज ट्राइंग टू डिवाइड त्रिपुरा एंड इग्नोरिंग क्वेश्चंस अबाउट इट्स गवर्नमेंट, द बीजेपी प्रोजेक्टिंग द मोथा एज इट्स मेन लेवल। देखो क्या है, लोगों को ना बीजेपी जो है वो लोगों को ऐसी पार्टी जो कि त्रिपुरा को डिवाइड करने की बात करती है, और जो मतलब क्वेश्चन है गवर्नेंस के बारे में, जो क्वेश्चन है ना, शासन के बारे में जो क्वेश्चन है, उसको इग्नोर करने की बात करने वाली है ना पार्टी, उसको बीजेपी जो है उसको मोथा की पार्टी बताती है, कहते हैं मोथा जो है ना, मोथा पार्टी जो है ना, वो क्या कर रही है, तो लोगों को त्रिपुरा को बांटने की बात कर रही है, और क्वेश्चन जो शासन का मुद्दा है उसको इग्नोर करने की आरोप लगाती है बीजेपी, किस पर, मोथा पर, ठीक है। अब मोथा को अपना मुख्य प्रतिद्वंदी बताती है ना, राइवल बताती है, ठीक है।
वो कहती है विपक्ष मेरे मतलब मेरा फाइट जो है वो मोथा पार्टी से है। ठीक है, मोथा जो है वो 42 सीट्स पे कंटेस्ट कर रहा है ना, और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 20 ट्राइबल डोमिनेटेड ना सीट हम लेके रहेंगे, अच्छा करेंगे उस पर। 20 जो जनजाति जो बहुल क्षेत्र है ना उस पर हम उसका प्रदर्शन अच्छा होगा, वो एक्सपेक्ट कर रहा है मोथा पार्टी, जो एक्सपेक्ट कर रही है उसका अनुमान है। एज असेंबली सीट्स विद इन द त्रिपुरा ट्राइबल एरिया, देखो त्रिपुरा जो ट्राइबल जनजाति क्षेत्र है ना, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उसके अंदर जो असेंबली सीट्स है ना, वेयर इट हैज़ बीन इन पावर सिंस 2021, जहाँ ये 2000 मतलब 21 से सत्ता में है, पावर में है। द ऑफिस ऑफ अ प्री पोल अलायंस बाय बोथ द बीजेपी एंड लेफ्ट कांग्रेस अलायंस सो दैट मोथा इज अ फोर्स टू, देखो ऑफर ऑफ प्री पोल अलायंस, ऑफर है, प्रस्ताव है, क्या है प्रस्ताव है, प्री पोल अलायंस का। प्री पोल अलायंस होता है मतदान से पहले जो गठबंधन होता है, तो किसके द्वारा, बीजेपी और लेफ्ट कांग्रेस अलायंस है ना। बीजेपी जो है और लेफ्ट और कांग्रेस अलायंस का जो है वो जो उसका जो ऑफर है, इन दोनों का जो ऑफर है, प्रस्ताव है उसे, तो क्या है वो दिखाता है, बीजेपी ने भी इस पार्टी को मोथा को प्रस्ताव दिया है और कांग्रेस ने भी दिया है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि मोथा जो है ना एक ताकत है वहाँ पर, है ना, जिसकी आवश्यकता पार्टियों को है। तो मोथा ने रिजेक्ट कर दिया लेफ्ट कांग्रेस का प्रपोजल, प्रस्ताव। ठीक है, अब बीजेपी के साथ नेगोशिएशंस कर रही है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, तो फिर एक वही मैंने बताया आपको, ग्रेटर ट्रिपुरारण की मांग कर रही है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा। द लेफ्ट कांग्रेस अलायंस सपोर्ट्स द, अब लेफ्ट कांग्रेस अलायंस जो है ना, लेफ्ट वाम मोर्चे और जो कांग्रेस का जो गठबंधन है वो क्या सपोर्ट कर रहा है, द आइडिया, इस आइडिया को सपोर्ट कर रहा है, एज लॉन्ग एज इट डज नॉट अफेक्ट द स्टेट्स टेरिटरी इंटीग्रिटी। कह रहा है कि इस आइडिया को हम सपोर्ट करते हैं जब तक ये ना, मतलब राज्य की जो क्षेत्रीय अखंडता है इसका उल्लंघन नहीं होता है, तब तक आपके विचार का हम समर्थन करते हैं। किसने कहा, लेफ्ट कांग्रेस ने कहा। लेकिन बीजेपी ने इसे रिजेक्ट कर दिया है, बीजेपी हैज रिजेक्टेड इट, टर्मिंग इट डिवाइसिव एंड डिजाइन टू मेक ट्राइबल्स ऑफ द स्टेट, मेक ट्राइबल्स एंड नॉन ट्राइबल्स ड्रिफ्ट अपार्ट। और बीजेपी ने कहा है कि आप इसे ना, ये आपका विभाजनकारी एजेंडा है, और ये मतलब एक तरह से ऐसे बनाया गया है कि ट्राइबल और नॉन ट्राइबल को हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो ये है द मोथा डिसएग्रीज, मोथा असहमत हुआ है इस पर, एंड पॉइंट और दैट ने पॉइंट आउट किया है कि अनलाइक ट्राइब बेस्ड पार्टीज ऑफ द पास्ट, की अतीत के जो ट्राइब बेस्ड पार्टी हैं, है ना, उसके उससे अलग, इंक्लूडिंग द बीजेपी चला है, बीजेपी का गठबंधन जो है, द इंडिजिनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, जो बीजेपी का गठबंधन है, मतलब वो सहयोगी है ये पार्टी, इट इज़ मोर इंक्लूसिव देन द बीजेपी, है ना, ये बीजेपी से ज़्यादा इंक्लूसिव है। इट ऑल्सो एक्यूजेज नेशनल पार्टी ऑफ डिवाइडिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन फूड। ये जो है ना आरोप लगाता है नेशनल पार्टी पर, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, कि आप लोगों को ना धर्म पे क्या करते हो, विभाजित करते हो, फूड पे बांट रहे हो लोगों को, है ना, ये आरोप लगा रही है मोथा। बाई फील्डिंग कैंडिडेट्स इन 22 नॉन ट्राइबल सीट्स, 22 नॉन ट्राइबल सीट्स में कैंडिडेट्स उतारने के बाद मोथा क्या कर रहा है, हैज़ बिन ट्राइंग टू रीइटरेट दैट, है ना, वो इस स्टैंड को, अपनी बातों को रीइटरेट कर रहा है, दोहरा रहा है कि इट स्टैंड्स फॉर त्रिपुरा फॉर ऑल, यह कहता है कि त्रिपुरा ने सभी के लिए है, त्रिपुरा फॉर ऑल। ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर त्रिपुरा फॉर ऑल। ठीक है, स्टीयरिंग अप द स्टेट पॉलिटिक्स। तो अभी वहाँ की वर्तमान स्थिति है, और अभी इलेक्शन जब तक नज़दीक नहीं आते हैं तब तक ये वहाँ पोस्ट चलता रहेगा, उसी के बारे में ये टॉपिक है। ठीक है, चलो अब अगला देख लेते हैं, द टैक्स गैम्बिट। ठीक है, अब द टैक्स गैम्बिट जो है ना, ये आयकर से संबंधित है, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, अब इसमें तो सरकार ने क्या किया है ना, जो आय की लिमिट है ना उसको बढ़ा दी है। ठीक है, तो इसमें आप देखो, गवर्नमेंट शुड नॉट स्टॉप नजिंग पीपल टुवर्ड्स सेफ लॉन्ग टर्म सेविंग्स, है ना। आप देखो यहाँ पे सर, इसमें लिखा हुआ है कि सरकार जो है ना, सरकार को शुड नॉट स्टॉप नजिंग, सरकार को मतलब रोकना, देखो एक सुझाव होता है, एक क्या होता है, सुझाव होता है। ठीक है, तो सरकार को क्या है, वो लोगों को ना मतलब पुश करने से, लोगों को मतलब प्रेरित करने से, किस चीज़ के लिए, तो लॉन्ग टर्म, है ना, सेफ लॉन्ग टर्म सेविंग के प्रति प्रेरित करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो बचत तो करना है ना, लॉन्ग टर्म सेविंग्स लोग नहीं करेंगे, सुरक्षित सेविंग्स नहीं करेंगे, तो फिर एक तरह से कभी अगर मान लो उन्हें समस्या आए तो कैसे निपटेंगे।
तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि सरकार को उन्हें प्रेरित करते रहना चाहिए अपनी योजनाओं के माध्यम से। नए वाले में गवर्नमेंट ने क्या किया है, नए वाले में क्या कर दिया, जो नया टैक्स रिजीम है ना, नए टैक्स वाले में आपको ज़्यादा छूट नहीं मिली हुई है। तो देखो जो पुराने टैक्स रिजीम है, जो परंपरागत चलते आ रहे हैं, उसमें उसमें आपको कई तरह के आयकर भरने में कई तरह के आपको छूटें मिलती थी। लेकिन नए वाले में क्या है, उन छूटों को हटा दिया गया है। लेकिन एक आपको एक दूसरा विकल्प आपको ये दिया गया है कि आपकी जो लिमिट है ना टैक्स की, मतलब छूट की लिमिट जो है टैक्स में, उसको बढ़ा दिया गया, 5 से 7 कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन आपको इसमें छूट नहीं, एग्जेम्पशंस नहीं मिल रहे हैं। तो ये अब पहले क्या था, मान लो आपने LIC कराया या आपने FD फिक्स डिपॉजिट कराया तो आपको छूट मिलता था। तो एक तरह से क्या था, प्रोत्साहन था ये मिडिल क्लास के लिए कि आप बचत करो, सरकार आपको छूट देगी। लेकिन नए वाले में ये प्रोत्साहन नहीं है। ठीक है, सरकार कहती है कोई बात नहीं, बचत नहीं करो, खर्चे करो। ठीक है, अब चलो यहाँ पे देखो कि यहाँ कहा जा रहा है कि हाँ, मच इंक हैज बीन स्पिल्ड बाय नाउ ऑन द बजट्स हाइक इन द टैक्स फ्री। बताया मैंने आपको, हाइक फ्री जो है ना, देखो इसमें अभी जो क्या है कि बजट हाइक इन द टैक्स फ्री सीलिंग, देखो अभी बताया कि जो आयकर में छूट की सीमा जो है ना उसको बढ़ा दिया गया न्यू टैक्स रिजीम में। देखो न्यू टैक्स सिस्टम में इंट्रोड्यूस इन 2020 7 लाख कर दिया गया 5 लाख से। ठीक है, विद लोअर टैक्सेस फॉर दोज हु गिव अप एग्जिस्टिंग टैक्स एग्जेप्शंस। जो पुराने जो टैक्स एग्जेप्शंस हैं, छूट है, उसको छोड़ते हैं ना, उनको ये फायदा मिलेगा, लोअर टैक्स मिलेगा। इसमें टैक्स थोड़ा कम भी कर दिया गया है। एक्सपर्ट्स मतलब आउटलाइन करते हैं कि व्हाट लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इनकम एंड सेविंग्स, देखो यहाँ पे वेडिंग अर्थमेटिक टू डिटरमाइन एट व्हाट लेवल्स ऑफ इनकम एंड सेविंग्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, आई रिक्वेस्ट माय टेक्निकल टीम प्लीज। यस, अब देखो यहाँ पर टैक्स पेयर्स जो है शुड कंसीडर टू स्विच टू द न्यू डिफॉल्ट रिजीम। अब यहाँ आप देखो, अब जो एक्सपर्ट हैं उस पर विचार रखते हैं अपना। ठीक है, कि जो टैक्स पेयर है उसको क्या कंसीडर करना चाहिए, न्यू जो डिफॉल्ट रिजीम है उसकी और कंसीडर करना चाहिए, पुराने वाले में रहना चाहिए। द अपोजिशन हैज रेज्ड कंसर्न, विपक्ष ने मतलब चिंता जताई है कि गवर्नमेंट जो है ना सरकार जो है इवेंचुअली मतलब अंततः क्या करना चाहती है, वांट्स टू डू अवे विद एग्जेम्पशन, छूट से बाहर जाना चाहती है, छूट नहीं देना चाहती है। क्योंकि छूट क्या होता है, छूट कुछ सोशल सिक्योरिटी लोगों को देता है, मिडिल क्लास को। मिडिल क्लास को मान लो आपको कोई समस्या आती है भविष्य में, आपका सेविंग रहेगी तभी तो आप कुछ काम कर पाओगे, निपट पाओगे उससे। इससे क्या मिलती है, सोशल सिक्योरिटी मिलती है आपको, सामाजिक सुरक्षा मिलती है। तो ये मतलब पहले इसको प्रमोट किया गया था पहले वाले इनकम टैक्स रिजीम में, नए वाले में ये नहीं है। ठीक है, इंडस्ट्री कैप्टन्स आर वरीड। अब इंडस्ट्री जो कैप्टन है ना, औद्योगिक जो क्षेत्र हैं वो वरीड है कि ये जो अफेक्ट कर सकता है सेविंग रेट को, है ना, मतलब बचत रेट को, बचत दर को, और निवेश को प्रभावित कर सकता है, यानी हिट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, सो फार गवर्नमेंट ने क्या, मंदारिन से आपसे गवर्नमेंट को जो मंदारिन है उन्होंने कहा है कि अमंग अदर थिंग्स, दूसरे चीज़ों के बीच में, कि सेविंग रेट वुड नॉट अफेक्टेड, सेविंग रेट जो है वो प्रभावित नहीं होगा। लोअर इनकम अर्नर्स डू नॉट सेव इनफ, जो लोअर इनकम अर्नर्स होते हैं ना, कम कमाने वाले होते हैं ना, कम आय वाले, वो ज़्यादा सेव नहीं करते, है ना, टैक्स एग्जेम्पशन के लिए, टैक्स छूट के लिए, एंड एंड अप पेइंग हायर टैक्स, और ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। एज एन एडल्ट, एक एडल्ट के तौर पर, वयस्क के तौर पर, यू हैव टू बी द बेस्ट जज, आपको स्वयं ही निर्णय लेना होगा, है ना, आपको बेस्ट जज बनना होगा ना, सर्वोत्तम निर्णय लेने वाला बनना होगा कि कि आपको व्हाट सूट्स यू, आपको क्या सूट करता है, नए वाले में जाओगे या पुराने वाले में जाओगे, है ना, कौन सा आपको टैक्स रिजीम चुनना है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन स्टैंड अप, ठीक है, स्टम्ड अप ऑन सैटरडे, ऑल ऑफ देम आर इंडिविजुअली वैलिड आर्गूमेंट्स, हाउएवर कि जितने भी हैं वो इंडिविजुअली वैलिड आर्गूमेंट्स हैं। ठीक है, however the bigger picture needs to factor in that many are not in a position to be the best judge for themselves। मेन पिक्चर यहाँ पे ये है, बड़ी तस्वीर यहाँ पे ये आती है, एक फैक्टर ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं ना जो ऐसी स्थिति में नहीं है कि अपने बारे में सर्वोत्तम निर्णय लें, स्पेशली नॉट लोअर इनकम अर्नर्स, जो कम आय वाले हैं, हु द गवर्नमेंट बिलीव्स विल बेनिफिट द मोस्ट इन द न्यू टैक्स सिस्टम, और सरकार सोचती है कि नए टैक्स सिस्टम में इन्हें ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, इंडिया लिटरेसी एंड फाइनेंशियल लिटरेसी लेवल्स। अब देखो क्या है, भारत की लिटरेसी जो है फाइनेंशियल लिटरेसी है, एक होता है साक्षरता आपकी पढ़ाई लिखाई की, एक होता है वित्तीय साक्षरता। दोनों जो है ना कैन नॉट डीम द राइट मिक्स ऑफ कंजप्शन एंड सेविंग। ठीक है, लीव अलोन डायरेक्टिंग सेविंग्स इनटू एन एप्रोप्रिएट मिडल ऑफ सेव। अब देखो क्या है यहाँ पे,
हम जानते हैं, देखो हम साक्षर हैं, हम पढ़ लिख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन आर्थिक साक्षरता उस लेवल की, वित्तीय साक्षरता उस लेवल की नहीं है, ठीक है, वो बात यहाँ पे है। एडल्ट डू नॉट बिहेव एज रैशनली, है ना, एज इकोनॉमिस्ट टू एज्यूम। देखो एडल्ट मैन जो है ना वो ऐसे बिहेव रैशनली नहीं करेंगे जैसे कि इकोनॉमिस्ट समझते हैं, है ना, अर्थशास्त्री समझते हैं, जैसे अर्थशास्त्री समझते हैं। फॉर इंस्टेंस देयर इज अ प्रोपेंसिटी towards more conspicuous consumptions among the youth who may find the new tax regime with the higher take home salaries alluring. Financial products are routinely missold to those not too equipped to understand market nuances and the risks embedded in fine print. अब देखो यहाँ पर आप यहाँ पर ये समझो, तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं जो वित्तीय उत्पाद है, मान लो आप कुछ ले रहे हैं, ठीक है, LIC आप ले रहे हो, ठीक है, या फिर आप कुछ और ले रहे हो, कुछ और प्रोडक्ट आप ले रहे हो, तो इस समय क्या होता है कि आपको ना जो सेलर होते हैं, जो बेचने वाले, जो एजेंट होते हैं, आपको ऐसे समझा देते हैं कि आप बिल्कुल समझ गए, ठीक है, आपको बारीकी आप समझ नहीं पाते, तो आप और उसको आपको गलत तरीके से उन्हें वो बता देते हैं, और आप क्या है उसको आप सही से तरीके से समझ नहीं पाते, आप उसमें शामिल जोखिमों को आप नहीं समझ पाते और आप ठगे जाते हैं। तो यहाँ पे उस बातों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो क्रेता है, जो उस उत्पादों का लाभ उठाने वाला है, ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम है, ठीक है, या LIC की कोई ऐसी स्कीम है जो बाजार शेयर मार्केट बेस्ड हो, तो ऐसे में क्या है कि जो मिडिल क्लास है ना, जो लोअर इनकम वाले हैं उतना समझ नहीं पाते हैं, उसको यहाँ पे फाइंड आउट किया गया, बताया गया है, ठीक है, ठीक है। इन अ कंट्री दैट कैन नॉट येट प्रोवाइड यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी, ये कंट्री जो है जो कि अभी यूनिवर्सल से सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करा सकता है, ठीक है, सार्वभौमिक जो है सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड नहीं करा सकता है, एंड द हेल्थ बेनिफिट्स और जो मतलब स्वास्थ्य बेनिफिट, तो ऑल एग्जाम्पन जो बेस्ट रिजीम है ना, वो हेल्प गाइड फैमिलीज टुवर्ड्स सम लेवल ऑफ। अब देखो जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, ठीक है, जो पुराना वाला जो है एग्जाम्पन बेस्ड रिजीम जो है, जिसमें छूट, मैंने अभी आपको बताया कि पुराने वाले रिजीम में ना छूट दिए गए हैं, नए वाले में उसका अभाव है, तो उसमें क्या होगा कि उससे क्या होगा कि जो लाइफ की जो अनसर्टेनिटी है ना, उससे फैमिली को बचने में सहायता मिलेगी। जो कुछ समस्याएं आती हैं, किसी का मान लो ना हो, ऐसा ना हो लेकिन एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई स्वास्थ्य समस्या आ जाए, तो उससे बचने में सहायता मिलती है, निपटने में सहायता मिलती है। विद अ लेग अप फॉर बिल्डिंग अ क्रिटिकल एसेट्स ओवर देयर वर्किंग लाइफ्स, अ रूट ओवर देयर हेड, एक जो छत होता है उनके ऊपर ना, अ रूफ ओवर देयर हेड, एक छत होता है ना, जिससे वो बचाव महसूस करते हैं। इंडियाज रिटेल पार्टिसिपेशन इन स्टॉक्स, देखो स्टॉक्स में ना भारत का रिटेल पार्टिसिपेशन में हैव राइजन इन रिसेंट ईयर्स, अभी हाल में बढ़ा है, ठीक है, स्टॉक लोगों ने खरीदे हैं, ठीक है, बट नॉट एवरीवन कैन हैंडल रिस्क ऑफ इक्विटी मार्केट्स, लेकिन सभी ये रिस्क में हैंडल नहीं कर सकता, और अवॉइड बीइंग कॉन्ड बाय इन्फ्लुएंस ऑपरेटर्स, और बचते भी हैं कुछ लोग, है ना, मान लो आप एक्सपर्ट नहीं हो तो आप हाथ इसमें से आपको हानि हो जाएगी, तो सभी इसमें इन्वेस्ट नहीं करते स्टॉक मार्केट में, ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सभी ये काम नहीं कर सकते, हाँ जो जानकार हैं वो कर लेते हैं। सो द नज अवे फ्रॉम द ओल्ड टैक्स रिजीम मस्ट बी अकम्पनाइड बाय ग्रेटर फाइनेंशियल लिटरेसी एफर्ट्स। अब देखो आपने यहाँ कहा जा रहा है कि आप ठीक है पुरानी वाली टैक्स रिजीम से बाहर आए हो, लेकिन क्या है ना, आपको ग्रेटर फाइनेंशियल जो लिटरेसी है वो देनी पड़ेगी, एफर्ट्स करना पड़ेगा सरकार को, रेगुलेटर्स को, कि लोग ना वित्तीय साक्षरता की ओर बढ़ें, इसे समझें, है ना, कि इन्वेस्ट कैसे करें स्टॉक में, कैसे आगे बढ़ें, इस सबको सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, है ना, रेगुलेटर्स को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और जो अनएथिकल जो सेलिंग प्रैक्टिसेज है, जो गलत तरीके से लोगों को ठगे जाते हैं लोग इसमें, है ना, जो अनैतिक जो सेलिंग प्रैक्टिस, उसको रोकना पड़ेगा, इन्हें ध्यान देना पड़ेगा, उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी सरकार को और रेगुलेटर्स को, दैट को लीड टू पीपल एंडिंग अप इन पेन्यूडी। ए पीपल डिड नॉट नीड द गवर्नमेंट, अगर लोगों को ना डिड नॉट नीड द गवर्नमेंट, ठीक है, पॉडिंग टू एक्ट इन देयर ऑन बेस्ट इंटरेस्ट, देयर वुड हैव बीन नो नीड फॉर मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड्स एंड पेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि लोगों को गवर्नमेंट्स के ना पैडिंग की मतलब ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो मतलब उनके बेस्ट अपने हित में, तो कहने का मतलब कि मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन जो है ना, एक आवश्यक जो कंट्रीब्यूशन है कि आपको PF में या पेंशन में पैसे जाते हैं, ठीक है, इस सब का फिर कोई आवश्यकता इसकी नहीं है, सरकार अगर इस सब से दूर भाग रही है तो, ठीक है, अगर सरकार, तो कहने का मतलब है आप पुरानी टैक्स रिजीम से आप बाहर आइए, आप इसे नए वाले को अपनाइए, सरकार इसकी पहल कर रही है, ठीक है, लेकिन लोगों तक इसकी जानकारी समुचित तरीके से उपलब्ध कराई जाए कि वह इसका सर्वोत्तम उपयोग कैसे कर सकते हैं जो लोगों के जनता के हित में हो, ठीक है। तो ये किसका दायित्व है, रेगुलेटर्स का दायित्व है और सरकार का दायित्व है, ठीक है। तो आज 2 टॉपिक हमने देखे,
बाकी अन्य टॉपिक को मैंने ब्रीफ कर दिया आपको। आशा है कि आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार। थैंक यू।